गुड आफ्टरनून। आज का टॉपिक है फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड एंड न्यूट्रिशन जनरली हम लोग जब बोलते हैं तो हमें लगता है एक ही शब्द है, फूड और न्यूट्रिशन, पर दोनों में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। जैसे कि उसकी आप स्पेलिंग देख रहे हैं, स्पेलिंग जितना अंतर ही उसके उसमें है, अर्थ में है। जैसे फूड का मतलब होता है खाद्य या खाना। खाना बहुत तरीके का होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। अच्छा बुरा इस सेंस में कि वो हमारी हेल्थ के लिए कैसा है। तो इसमें आप आज जानेंगे कि फूड में और न्यूट्रिशन में क्या डिफरेंस है, क्या अंतर है। अभी हम आपसे बात कर रहे थे, फूड का मतलब होता है कोई भी खाने योग्य चीज़, और न्यूट्रिशन का मतलब, तो न्यूट्रिशन जो होता है वो आपका हेल्थ से रिलेटेड है, आपकी शरीर के डेवलपमेंट में, उसकी ग्रोथ में, ये सारी चीज़ों में जो प्रयोग होने वाले खाद्य पदार्थ होते हैं उनको कहते हैं न्यूट्रिटिव फूड्स। फूड तो दोनों है, जो हम जैसे जंक फूड आजकल खाया जाता है, जंक फूड है, उसको खाने से आपका पेट तो भरता है, आपकी भूख तो शांत हो जाती है, पर आपको हेल्दी बॉडी नहीं मिलती है, हेल्दी शरीर नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हिंदुस्तान में जो थाली होती है जिसमें आप दाल चावल रोटी सब्जी खाते हैं, तो उसे देखा जाए वो प्रॉपर खाना एक बैलेंस डाइट है, वो हमारे लिए ज़रूरी है। दिन में ज़रूर एक बार खाना आवश्यक है। अब जैसे हम हैं, एनिमल्स की बात करें या ह्यूमंस की बात करें, हम लोग कैसे हैं, हेट्रोट्रॉपिक है। हम लोग खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, बल्कि हम डिपेंड करते हैं खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर। प्लांट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो प्लांट्स हमें क्या देता है, अनाज देता है, वेजिटेबल्स देता है, और आप देखते हैं ऑयल देता है, वसा जिसे कहते हैं, तेल जिसे कहते हैं, और जितने तरह के मिनरल्स हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, पौधों से प्राप्त होते हैं। अब वो हम अगर मान लीजिए हम कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा खा लेंगे तब भी नुकसान करेगा। कार्बोहाइड्रेट को सामान्य भाषा में शर्करा या शुगर कहा जाता है। तो अगर हम ज़्यादा शुगर खा लेंगे वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा फैट खा लेंगे, वसा खा लेंगे, वो भी हमारे लिए नुकसानदायक है। ज़्यादा प्रोटीन खा लेंगे वो भी नुकसानदायक है। तो हमें खाना कैसा खाना है, जो बैलेंस्ड हो, जिसमें सब कुछ हो और हमारे लिए जितना आवश्यक है उतना हो। अगर हम प्रॉपर डाइट लेते हैं, बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, तो वो कहलाता है प्रॉपर न्यूट्रिशन या न्यूट्रिशन। अब हमारे शरीर में, मानव शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जैसे सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा होता है। फिर उसके बाद बड़ा होने के बाद उसके शरीर में डिफरेंट टाइप के डेवलपमेंट्स होते हैं। जैसे सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना है, एक इम्पॉर्टेंट करेक्टर है, एक गुण है, वो है रिप्रोडक्शन का। हम अपने जैसे प्राणियों को पैदा करते हैं और इसी वजह से मानव जाति बनी रहती है। तो अगर रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है, कि आपने हेल्दी खाना खाया है, आप हेल्दी हैं, तो रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, बॉडी का मेंटेनेंस, ये सब किसकी वजह से होता है, प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशन की वजह से होता है। अब खाना जो हम खाते हैं, जो हेल्दी हो या अनहेल्दी हो, वो हमारी बॉडी में जा कर के सबसे पहले डाइजेस्ट होता है, हजम होता है, उसका पाचन होता है पाचन तंत्र में। उसके बाद वो एब्जॉर्ब होता है, उसको हम अवशोषित करते हैं। अवशोषित करने के बाद वो हमारे शरीर में एसिमुलेट करता है या मिक्स होता है, या वो हमारे खून में जाके मिल जाता है। फिर हमारे शरीर में अलग अलग तरीके के बायोसिंथेसिस या डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ होती हैं। अब इसमें आप देख रहे हैं कैटाबॉलिज्म, आप जो काम करते हैं वो एनर्जी से करते हैं। कैटा मीन्स होता है एनर्जी। एनर्जी कैसे प्राप्त होती है, खाने से प्राप्त होती है। अच्छा खाना खाते हैं तो अच्छी एनर्जी मिलती है, और अगर अच्छा खाना आपको नहीं मिल रहा है तो अच्छी एनर्जी आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद जितना हमारे लिए उस फूड में, उस न्यूट्रिशन में
जितना आवश्यक खाना होता है वो तो हम डाइजेस्ट कर लेते हैं, वो तो हम एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और जो अनवांटेड होता है, एक्सक्रीटरी होता है, वो एक्सक्रीशन के थ्रू बाहर निकल जाता है, शरीर से एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो ये हमारा फूड का, न्यूट्रिशन का एक तरीका होता है हमारे शरीर में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है, जिससे हमारा विकास होता है, वो ये तरीका होता है। अब खाना भी आपने देखा है हर देश में अलग तरीके का होता है, हर प्रदेश में अलग तरीके का होता है, क्योंकि उसके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग होती हैं। जैसे मान लीजिए हम अब यूपी में रहते हैं, तो यूपी में गर्मी है, तो हम ज़्यादा गरम गरम चीज़ें नहीं खा सकते। हम लोगों का खाना सबसे सामान्य होता है। जो पहाड़ों में रहते हैं, हिमाचल में रहते हैं या उत्तरांचल में रहते हैं, वहाँ पे गरम खाना खाया जा सकता है। आपने देखा है हम लोग क्या एक सामान्य सी बात कही जाती है कि एग खाने से गर्मी मिलती है। ऐसा सही है, पहाड़ों में ये चीज़ें खाई जाती हैं, हमारे यहाँ कम खाई जाती हैं। तो खाना जो होता है हर जगह ये इन चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। एक तो आप कहाँ रह रहे हो, फिर हमारी इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी हैं, क्या हम अफोर्ड कर पाएंगे, फिर हमारा सोशल स्ट्राटा क्या है, फिर हमारी एजुकेशन कैसी है, हम पढ़े लिखे कितने हैं। जैसे खाना तो सब खा लेते हैं, पर अगर आप अवेयर हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप हेल्दी फूड खाओगे, आपके खाने में वेजिटेबल्स शामिल होंगी, आपके खाने में फल ज़रूर होंगे। फिर कल्चरल बैकग्राउंड है, जैसे कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ लोग नॉन वेज होते हैं। जो वेजिटेरियन होते हैं वो नॉन वेज या मीट, मांस, ये सब चीज़ें नहीं खाते, मछली, ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं। तो ये कल्चरल फैक्टर्स हो गए। तो इस तरह से हम सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली और कल्चरली डिफरेंट होते हैं। साथ में क्लाइमेटिक कंडीशंस भी अलग होती हैं। तो न्यूट्रिशन में जो आप देख रहे हैं, बायोसिंथेसिस और एसिमिलेशन, किसी बच्चे ने पूछा है। एसिमिलेशन का मतलब होता है मिक्स हो जाना, आपकी बॉडी में जाकर के हर पार्ट में वो चीज कैसे सर्कुलेट होगी, कैसे एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण। पहले हजम हुआ, हजम होकर के अवशोषित हुआ, अवशोषित होकर के सारे बॉडी में कैसे पहुंचेगा, उसको कहते हैं एसिमिलेशन। वो किसके थ्रू होता है? ज्यादातर खून के, रक्त के या ब्लड के थ्रू सारी बॉडी में पहुंचता है। तो ये बड़ी माइक्रोस्कोपिक फिनोमेना है, प्रोसेस है। बायोसिंथेसिस माने बनना, बायो मीन्स लिविंग, सिंथेसिस मीन मैन्युफैक्चर। जब हमारे शरीर के अंदर कुछ बनता है जो हमारे लिए आवश्यक होता है, किसके द्वारा? भोजन के द्वारा, न्यूट्रिशन के द्वारा, तो उसे कहते हैं बायोसिंथेसिस। कैटाबॉलिज्म अभी आपको बताया था। मेटाबॉलिज्म आपने सुना था, एक शरीर के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उन्हें कहते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं तो कैटा मीन्स होती है एनर्जी, हमें एनर्जी प्राप्त हो रही है मेटाबॉलिज्म से। मेटाबॉलिज्म कब होता है? जब हम खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, काम करते हैं, तो मेटाबॉलिज्म होता है। और उसके बाद जितना एब्जॉर्ब होना होता है, खाना एब्जॉर्ब हो जाता है। जो अनवांटेड होता है, रफेज होता है, फाइबर होता है, वो बॉडी के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, उसको हम फ्लैश आउट कर देते हैं, चाहे यूरिन के फॉर्म में, चाहे स्टूल के फॉर्म में, वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि हेल्दी फूड खाने से, बैलेंस्ड डाइट खाने से हमें एनर्जी मिलती है। हमें एनर्जी मिलती है तो हम काम कर पाते हैं और हमारे शरीर की ग्रोथ होती है। फिर आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इस चैप्टर का स्ट्रक्चर है, जिसमें आप इंट्रोडक्शन तो आपको हो ही गया है, ऑब्जेक्टिव्स हैं कुछ, फिर इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन के ग्रुप कितने हैं, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या फूड हमारे लिए फ्यूल है, फ्यूल मीन्स ईंधन, जिससे हमें ताकत मिलती है। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव्स आप देखिए, ऑब्जेक्टिव्स में हमें क्या क्या करना है। ये चैप्टर हम 2 बार में लेंगे, 2 सेशन में ले पाएंगे, क्योंकि एक सेशन में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसमें हम लोगों की क्या क्या चीज़ें हैं। पहला पॉइंट है ऑब्जेक्टिव, हमारा उद्देश्य, इस पार्ट को हमें क्यों पढ़ाया जा रहा है या हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं,
क्या हमारी ज़िंदगी में इसकी आवश्यकता है? बिल्कुल है आवश्यकता, क्योंकि हम पढ़े लिखे बनना चाहते हैं, हम लिटरेट बढ़ना चाहते हैं। लिटरेट होने से क्या होता है? हम अवेयर होते हैं। जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, उसमें जो कुछ भी हो रहा है, उसके प्रति हम जानकार बनते हैं। इसलिए एजुकेशन ज़रूरी है। अब एजुकेशन में अगर आपके कोर्स में न्यूट्रिशन है, वो क्यों है? क्योंकि आपको अपने प्रति, अपने लिए कुछ करना है। अपने लिए क्या करना है? सबसे ज़रूरी है कि हम अच्छा खाना खाएं जिससे हम हेल्दी रहें, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ, नथिंग एल्स। आपकी हेल्थ अच्छी है तो आपके पास सब कुछ है, हेल्थ नहीं अच्छी है तो कुछ भी नहीं है। और हेल्थ अच्छी रखने के लिए आपको न्यूट्रिशन अच्छा रखना होगा, अपना खाना अच्छा रखना होगा। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है हमारे, हम एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। आइडेंटिफाई वेरियस न्यूट्रिएंट्स ग्रुप इन अ गिवन फूड। जो हम खाना खा रहे हैं उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल ग्रुप्स हैं। अभी आपको आगे बताएंगे कि न्यूट्रिशनल ग्रुप्स कौन कौन से हैं। फिर है जज योर डेली इनटेक ऑफ फूड एंड आइडेंटिफाई न्यूट्रिशनल नीड। जो हम खा रहे हैं उसको हम क्या न्याय संगत है, क्या हम सही खा रहे हैं, और अगर खा रहे हैं तो उन न्यूट्रिशनल ग्रुप को हम कैसे पहचाने, कैसे आइडेंटिफाई करें। फिर तीसरा पॉइंट है प्रैक्टिस डाइटरी हैबिट्स विच कंट्रीब्यूट टू अ हेल्दी कॉमा अट्रैक्टिव इंडिविजुअल विथ एन अलर्ट माइंड। एक हेल्दी व्यक्ति के लिए खाली शरीर हेल्दी नहीं, दिमाग भी हेल्दी होना है। शरीर हेल्दी होगा तभी दिमाग हेल्दी होगा, तभी हम एक्टिव होंगे, अपना काम बिना आलस के कर पाएंगे। अपना काम बिना आलस के कर पाएंगे तो हम अट्रैक्टिव दिखेंगे, हम अलर्ट होंगे। तो सारा कुछ कहाँ अल्टीमेटली डिपेंड कर रहा है? न्यूट्रिशन पे, हमारे खान पान पे। उसके बाद का पॉइंट है कंपेयर फूड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू एज, सेक्स, एक्टिविटी, बॉडी वेट एंड क्लाइमेटिक कंडीशन ऑफ हैबिटेट। अब देखिए इसमें खाने के लिए अगर हमें कोई चार्ट बनाना है या अपने बारे में कुछ डिसाइड करना है, तो आप अगर ये चैप्टर पढ़ लोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। एक तो एज देखनी है, एज, बच्चा कम खाता है, यंग लोग ज़्यादा खाते हैं, बूढ़े लोग कम खाते हैं। सिंपल सा फॉर्मूला है। क्यों ऐसा होता है? कि बच्चे की एक्टिविटीज़ कम होती है, उसका काम मदर करते हैं, बड़े लोग कर देते हैं। फिर जो बूढ़ा होता है वो भी काम कम करता है, एक जगह बैठा रहता है, इनएक्टिव होता है ज़्यादातर हमारे इंडियन उसमें कल्चर में। नहीं तो बहुत जगह लोग 70-80 साल तक भी काम करते हैं, हालांकि अभी कंडीशंस बदल गई हैं। अब लोग 70-80 साल तक काम कर रहे हैं, एक ज़माने में ऐसा नहीं होता था। 60 के बाद रिटायर तो रिटायर। सेक्स, आप औरत हैं या आदमी हैं, आपका क्या सेक्स है उसके हिसाब से खान पान पे। जैसे जो गर्ल्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको कैल्शियम अपटेक ज़्यादा रखना होता है, उनको आयरन अपटेक ज़्यादा रखना होता है। जबकि मेल्स में ऐसा नहीं होता है, जेंट्स में ऐसा नहीं होता है, बॉयज़ में ऐसा नहीं होता। लड़कियों की रिक्वायरमेंट अलग है, फीमेल्स की रिक्वायरमेंट अलग है। फिर एक्टिविटी, आप काम कितना करते हो? अगर आप घर में रहते हो तो आपके पास काम कम है। अगर आप किसी मजदूर की बात करें या पूरे दिन जो काम करता है ऑफिस में, उसकी एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती हैं, तो उनको ज़्यादा खाना चाहिए। फिर बॉडी वेट, आपका बॉडी वेट कितना है, मोटे हैं, पतले हैं, छोटे हैं, कैसे हैं, उसके हिसाब से भी खाना आपका निर्धारित होता है। फिर क्लाइमेटिक कंडीशन, आप जहाँ पे रह रहे हो, अगर यूपी में रह रहे हो तो आपका डाइजेशन थोड़ा वीक होगा। अगर पहाड़ों में रह रहे हो तो वहाँ खाना ज़्यादा हजम होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ एक तो क्लाइमेटिक कंडीशंस ठंडी होती है, तो उनको एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। एनर्जी ज़्यादा चाहिए होने के लिए खाना आपको ज़्यादा खाना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी मिलती किससे है? खाने से मिलती है। दूसरा, जो पहाड़ में लोग होते हैं उनके पास यहाँ ना रिक्शा होता है ना कुछ होता, पहाड़ों में वो पैदल चलते हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ के जाते हैं, तो उनकी फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा होती है, तो उन्हें खाना ज़्यादा चाहिए होता है। फिर उसके बाद का पॉइंट है रिकॉग्नाइज द डेंजर अनहेल्दी फूड हैबिट्स।
अब आपको ये भी मालूम होना पड़ेगा, ये भी जानना होगा आपको कि आप जो खाना खा रहे हो क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या आपके शरीर की वृद्धि हो रही है, क्या आपका मानसिक विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हमें वो जो अनहेल्दी फूड हैबिट्स हैं उनको छोड़ देना चाहिए। अगर हम हेल्दी स्वस्थ रहना चाहते हैं, अगर हम लंबा जीना चाहते हैं, अगर हम अपने काम को अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो हमें खाना अच्छा खाना होगा। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है, लिस्ट द डिजीज कॉज बाय malnutrition एंड deficiency ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये पॉइंट आपका दूसरे चैप्टर में जाएगा जो हम आपका बाद में सेशन लेंगे। आप देखेंगे कि प्रोटीन खाने से न खाने से बहुत सी बीमारियां होती हैं, कार्बोहाइड्रेट के न खाने से बहुत बीमारियां होती हैं। कई बार लोग घी छोड़ देते हैं, घी छोड़ने से भी बीमारियां होती हैं। विटामिन की वजह से तो बहुत बीमारियां होती ही होती हैं। मिनरल्स से बहुत बीमारियां होती हैं। अगर मिनरल्स आप देखिए, आयोडीन आप अगर नहीं खाते हैं, बिल्कुल सुई की नोक के बराबर ज़रूरत होती है पूरे जीवन काल में, पर अगर आयोडीन की डिफिशियंसी हो गई तो घेंगा रोग हो जाता है, गले में सूजन हो जाती है, गले की जो ग्लैंड होती है थायराइड वो सूज जाती है बड़ी सी। तो अगर जरा सा भी मिनरल में डिफिशियंसी हो जाती है तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। फिर उसके बाद का पॉइंट है, रियलाइज द हार्म कॉज्ड बाय एडल्ट्रेटेड फूड। जो हम मिलावट वाला खाना खाते हैं उससे हमारी क्या क्या हेल्थ के लिए नुकसान होते हैं। लास्ट पॉइंट है, रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ सेफ गार्डिंग फूड फ्रॉम स्पॉयलेज। जो हम खाना उठा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, उनको हम किस तरह से सेफ रख सकते हैं। सेफ रखने का मतलब ये है कि वो बासी ना हो, उसमें किसी किसी तरह के पैथोजन का अटैक ना हो, ना उसमें बैक्टीरिया वायरस फंजाई का अटैक ना हो, वो सड़े ना, ये हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए ये सारे पॉइंट्स आप पढ़ोगे। अब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो आप यहाँ देख रहे हैं स्लाइड में कि अच्छा न्यूट्रिशन खाने से हमें क्या क्या। अब इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन में देखें तो आप देख रहे हैं, गुड न्यूट्रिशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ लीडिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल combined with physical activity. Your diet can help you to reach and maintain a healthy weight, reduce your risk of chronic diseases like heart disease and cancer, and promote your overall health. अच्छा न्यूट्रिशन खाने से हमें क्या होता है, अच्छी लाइफ स्टाइल जीने में दो चीज़ें हैं, एक तो हम अच्छा खाना खाएं, दूसरा हम फिजिकल एक्टिविटीज़ अच्छी करें, मूवमेंट अच्छा करें। अगर हम मूव नहीं करेंगे, हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी, खाली खाना खा के एक ही स्थान पे बैठे रहेंगे तो हमारा खाना हजम नहीं होगा, हमारा वेट बढ़ता जाएगा, हम ओबीज हो जाएंगे, मोटे हो जाएंगे, और मोटे हो जाने के बाद हजारों बीमारियां होने लगती हैं। हार्ट डिजीज सबसे ज़्यादा कॉमन है, फिर डिफरेंट टाइप के कैंसर्स भी होते हैं। तो इसीलिए हेल्दी खाना है, साथ में एक्टिविटी ज़रूरी है। अगर एक्टिविटी नहीं होगी तो आपके हेल्दी खाना भी कंपाइल होता चला जाएगा, आपकी बॉडी में इकट्ठा होता चला जाएगा और वो अल्टीमेटली आपको कहीं ना कहीं पे नुकसान देगा। तो हमें अगर अपने को मेंटेन रखना है, अपने को हेल्दी रखना है, स्वस्थ रखना है, तो अच्छा खाना खाएंगे। दूसरा, हम एक्टिविटीज़ अच्छी करेंगे, कभी भी हम अपनी हेल्थ को इग्नोर नहीं करेंगे। जान है तो जहान है, जान रहेगी तो आप अगले दिन कुछ भी कर पाओगे, दुनिया देखोगे, घूमोगे फिरोगे, काम करोगे, पढ़ोगे लिखोगे। और अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, आप इनएक्टिव हो, आप खा भी रहे हो तो डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ डिटोरिएट कर जाएगी। तो ये आपका एक पॉइंट है न्यूट्रिशन का। अब इसमें आप एक चार्ट ये देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं कि न्यूट्रिशनल ग्रुप्स क्या क्या हैं और उनके फंक्शंस तो आपको बाद में बताएंगे। मेजर न्यूट्रिशनल ग्रुप्स जो फूड के हैं वो क्या क्या हैं। पहला इधर से शुरू करें तो प्रोटीन है, फिर मिनरल है, वाटर है, रफेज, विटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे प्रोटीन होता है। प्रोटीन से ही बॉडी ग्रोथ होती है,
प्रोटीन की डिफिशियंसी से हमारी शरीर की किसी भी तरह का विकास नहीं होता है। इसको हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। जैसे आपको बताया था, प्रोटीन किससे बनता है? अमीनो एसिड से। आप लोगों ने जाना है पहले। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हेलो, Yes, ma'am, it's clear. समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, ma'am. ठीक है। तो प्रोटीन जो है, प्रोटीन जो सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए, प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड 20 तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट इसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो प्रोटीन बनाते हैं। और अमीनो एसिड किससे बनता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये चार आपको मालूम है गैसेस हैं, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। इन चार चीजों से मिलकर के बनता है अमीनो एसिड। और 20 तरीके के अमीनो एसिड हैं जो मिल करके बनाते हैं प्रोटीन। प्रोटीन बड़ी स्पेसिफिक होती है, आपकी पूरी बॉडी में सिर्फ प्रोटीन है और कुछ नहीं है। एक बहुत अच्छी थ्योरी दी गई है, साइंटिस्ट ने दी है, जिसे कहते हैं सेंट्रल डोगमा थ्योरी। उस थ्योरी के हिसाब से जो आपका शरीर है या हमारा शरीर है या कोई भी शरीर है, प्लांट का शरीर है या एनिमल का शरीर है, वो किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है, और प्रोटीन में ही मिल जाता है। जैसे आपने सुना होगा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। ये तो हमारे रामायण में कहा गया, रामचरितमानस में, कि 5 तत्वों से हमारा शरीर बना है। हमारा जो साइंस है वो भी यही कहता है, हमारा शरीर 5 तत्वों से मिल करके बना है, जिसमें 4 प्रमुख है, कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन, क्योंकि वो प्रोटीन बनाते हैं। और प्रोटीन से बॉडी बनती है। जब बॉडी डेड हो जाती है, चाहे प्लांट बॉडी हो चाहे एनिमल बॉडी, उसको डिकम्पोज कौन करता है? बैक्टीरिया, जीवाणु। जीवाणु उसको, उस प्रोटीन को तोड़ करके दोबारा से मिट्टी में मिला देते हैं, और मिट्टी में मिल करके वो ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में चला जाता है, कार्बन गैस के फॉर्म में चला जाता है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाते हैं। तो पहले इन चारों चीजों से प्रोटीन बना, प्रोटीन से शरीर बना, और फिर प्रोटीन जब डेड हो गया तो फिर इन्हीं चारों चीजों में मिल गया। प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो खून है, ब्लड, उसको भी इम्यूनोग्लोबिन कहा जाता है। ग्लोबिन, ग्लोबिन मीन्स होता है प्रोटीन। ग्लोबिन्स का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन जो है मेडिकल टर्म है, वैसे कॉमन टर्म क्या है? प्रोटीन। इम्यूनोग्लोबिन आप सुनते हैं, आजकल बड़ा सुन रहे हैं, क्योंकि इम्यूनिटी डेवलप होने की बात की जा रही है, प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने की बात की जा रही है। तो इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए इम्यूनोग्लोबिन ज़रूरी है। इसी तरह से हमारी जो मसल्स बनी होती हैं, जो मांसपेशियां होती हैं, वो मायोग्लोबिन की बनी होती है। मायोग्लोबिन। ब्लड को हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। ब्लड में तरह तरह के ग्लोबिन्स पाए जाते हैं। इसके अलावा जो हमारे शरीर में हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन का बहुत बड़ा रोल है। हमारी सारी फिजिकल एक्टिविटी हार्मोन के आदेशों के हिसाब से होती है। हार्मोन आदेश करता है तो एक्टिविटी होती है। हार्मोन भी प्रोटीन का बना होता है। हमारा जो खाना हजम करता है एंजाइम, वो भी प्रोटीन का बना होता है। जो हमारे नर्व्स बनी होती है वो भी प्रोटीन की बनी होती है। पूरा ब्रेन जो होता है, पीछे इसमें फैट और प्रोटीन्स होते हैं। तो शरीर में प्रोटीन ही प्रोटीन है। तो प्रोटीन अगर हम नहीं लेंगे तो हमारी हेल्थ कैसे बनेगी? प्रोटीन के लिए जो वेजिटेरियंस हैं वो ज़्यादातर दालें खाते हैं, और नॉन वेज के पास तो बहुत बड़ा भंडार है। एग में बहुत प्रोटीन होती है, और हेल्दी रहने के लिए एग ज़रूरी भी होता है। तो प्रोटीन हम लोग आगे और पढ़ेंगे। मिनरल्स में आप देख रहे हैं, मिनरल्स की बात करें तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, सल्फर, सोडियम, पोटेशियम, इन आयोडीन, इन सब की आवश्यकता हमारे शरीर को होती है। अभी बात की थी कि आयोडीन सुई की नोक के बराबर पूरे जीवन काल में हमको ज़रूरत होती है। कैल्शियम से हमारी हड्डियां बनती हैं। तो पोटेशियम, पोटेशियम के प्लस लिखा जाता है पोटेशियम। और सोडियम क्या होता है?
NaCl, सोडियम क्लोराइड, ये क्या होता है? नमक। नमक आप हम खाते हैं। नमक इतना इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि उसमें जो सोडियम पाया जाता है वो हमारी बॉडी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो हमारे नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्सेस होते हैं, जो मैसेज लेकर के दिमाग तक जाना होता है, हमारे हाथ में चोट लगती है और हमारे दिमाग को मालूम पड़ जाता है। कैसे मालूम पड़ता है? क्योंकि नर्वस सिस्टम जो है वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। नर्व्स के थ्रू यहाँ पे मैसेज जाता है। मैसेज कौन कौन कैरी करता है? कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम। ये आयंस हैं, ये चार्ज पार्टिकल हैं, आवेशित पार्टिकल्स हैं, आवेशित कण हैं। ये नर्व्स के थ्रू जाते हैं दिमाग में और दिमाग में जाके मैसेज देते हैं कि हमारी उंगली में चोट लगी, हमारे हाथ में चोट लगी, हमारे पैर में चोट लगी। तो मिनरल देखिए कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। फिर आता है वाटर, पानी। पानी आपको मालूम है हमारी बॉडी कितने प्रतिशत पानी है? 70%। पूरे बॉडी वेट में 70% पानी होता है। इसलिए हमें पानी पीना कितना आवश्यक है। जो लोग कम पानी पीते हैं उनका डाइजेशन खराब हो जाता है और सबसे पहले उनको क्या प्रॉब्लम होती है? किडनी की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि किडनी में एक छन्नी लगी होती है, उसके थ्रू फिल्ट्रेशन होता है, यूरिन छन के अलग चली जाती है और जो रफेज होता है, जो एक्सक्रीशन होता है, वो छन करके अलग चला जाता है। अगर आप पानी प्रॉपर नहीं पियोगे तो फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगा और आपके शरीर के अंदर जो किसी भी तरह के पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं, जहरीले पदार्थ हैं, वो शरीर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। और इतना 70% बॉडी वेट पानी, हार्मोन्स में भी वाटर, एंजाइम्स में भी वाटर, खून में भी वाटर, हर जगह पानी होता है। तो पानी की आवश्यकता आपको मालूम है कितनी रहती है। फिर रफेज। रफेज का मतलब होता है फाइबर, रेशे। हम लोग अपने खाने में फाइबर लेते हैं। जितने भी अच्छे डाइटिशियंस हैं वो कहते हैं कि आप लोग फाइबर लीजिए। क्यों लेने को कहते हैं फाइबर? फाइबर से आपके जो हाजमा होता है वो साफ होता है। फाइबर अच्छे खाने को अलग करके और बाकी जो एक्सक्रीटरी है उसको अपने साथ एसिमिलेट करके, मिला करके और एक्सक्रीट आउट हो जाता है, स्टूल के थ्रू, पॉटी के थ्रू बाहर निकल जाता है। और रफेज का क्या होता है कि शरीर को थोड़ी देर के लिए भूख तो शांत करता है पर वो कैलोरीज नहीं देता है, वो आपके शरीर के वेट को नहीं बढ़ाता है। इसीलिए आपने देखा है डाइटिशियन लोगों को कहता है कि फ्रूट्स खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, हरी सब्जियां खाइए, क्योंकि उसमें फाइबर ज़्यादा होता है। तो रफेज कैलोरीज नहीं बढ़ाता है पर हमारे पेट को भरता है और हमारे लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखता है। फिर आते हैं विटामिन में। विटामिन जो होते हैं ये बिल्कुल छोटे छोटे, बड़ी ट्रेस मात्रा में, मतलब पॉइंट्स में हमको इनकी ज़रूरत होती है, बहुत कम ज़रूरत होती है, पर इतने आवश्यक होते हैं कि अगर विटामिन हमारे शरीर में नहीं होगा तो हमारी बाकी एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी। प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, प्रोटीन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा, स्थानांतरण नहीं होगा, और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आयरन का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो प्रोटीन हमको, विटामिन हमको बहुत कम मात्रा में चाहिए होते हैं पर आवश्यक होते हैं। इनके बारे में अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद आते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली शुगर्स होती हैं। शुगर्स चीनी जो हम लोग खाते हैं, शुगर्स डाइसैक्राइड्स भी होते हैं, मोनोसैक्राइड्स भी होते हैं और ऑलिगोसैक्राइड्स भी होते हैं। सैक्राइड्स का मतलब होता है शुगर्स, तो डाई का मतलब होता है दो तरह की शुगर, मोनो का मतलब एक, और ऑलिगो का मतलब है बहुत सारे। ऑलिगो मीन्स होता है बहुत सारे। जैसे हम ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज किस में आता है? डाइसैक्राइड में। सुक्रोज किस में आता है? डाइसैक्राइड्स में। तो कुछ शुगर डाइसैक्राइड्स में आते हैं, कुछ मोनोसैक्राइड्स में। पर ये ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे शरीर में सिर्फ दो चीजें हैं जो हमको सबसे ज्यादा एनर्जी देती हैं। पहला कार्बोहाइड्रेट, दूसरा फैट या वसा। कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जब आपने देखा होगा किसी को चक्कर आता है या वीकनेस लगती है
तो डॉक्टर या कोई भी, हम लोग घर में भी कहते हैं कि थोड़ा सा चीनी का शरबत बना के पी लीजिए, क्योंकि चीनी हमारे शरीर में जैसे ही जाती है हमें एनर्जी प्रोवाइड कर देती है। कोई डाइजेशन की भी ज्यादा जरूरत नहीं होती है, तुरंत हमें एनर्जी मिल जाती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी के लिए बहुत आवश्यक है, इसको स्टार्च भी कहते हैं। अब फैट में आते हैं वसा। वसा जो होता है ये ज्यादा नहीं खाना चाहिए पर खाया जाता है। वसा में आपके सब तरह के तेल आते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। तेल में आप देखते हैं जो लिक्विड फॉर्म में हमको दिखाई देते हैं, जैसे सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल और सनड्रॉप, ये सब आपको दिखाई देते हैं लिक्विड फॉर्म में, तरल अवस्था में। तो ये सब जो होते हैं ये होते हैं अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड जो होते हैं जल्दी डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जो सैचुरेटेड होते हैं, जैसे आप अगर देशी घी खाते हैं रोटी में लगा के या दाल में डाल के, वो है सैचुरेटेड, इसीलिए वो जमा हुआ होता है। पर ये हमारे शरीर के लिए इतने ज्यादा आवश्यक होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो एनर्जी कंजर्वेशन होता है, एनर्जी जो हमारे शरीर में इकट्ठा होके रहती है, जो हमें वक्त बेवक्त काम आती है काम करने के लिए। कई बार क्या होता है कि हमने खाना नहीं खाया, हम व्रत रखते हैं, व्रत रखा, खाना नहीं खाया, पर हम काम कर रहे हैं। वो किसकी वजह से कर रहे हैं? वो कार्बोहाइड्रेट की वजह से नहीं कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हम फैट की वजह से, क्योंकि फैट जो है वो एनर्जी हमारे शरीर में इकट्ठी होकर के एक जगह इकट्ठी होकर के संग्रह हो जाता है। ठीक है। एक बच्चे का क्वेश्चन आया है अभी, रफेज। रफेजी को फाइबर कहते हैं, ये आपको बताया। फाइबर जो होता है रफेजी होता है, ऐसा रफ, रफ माने बेकार की चीज, पर बेकार की चीज वो नहीं होती है। क्योंकि बेकार हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमें उससे न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, हमें उससे एनर्जी नहीं मिलती है, पर हमारे वो पेट को भरने में मदद करता है, पेट को भरता है, साथ में हमारे पाचन तंत्र को अच्छा करता है। फाइबर अगर हमारे फूड में होता है तो हमारा डाइजेशन, हमारा स्टूल आराम से स्मूथ होता है। अगर हम फाइबर नहीं खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कब्ज हो जाता है। कब्ज आपने सुना होगा, बड़ा कॉमन डिजीज है। अगर आप बिल्कुल फाइबर नहीं खाओगे, इसीलिए बीच बीच में कहा जाता है मूंग की दाल खाइए, क्योंकि अरहर की दाल में फाइबर नहीं होता है ज़्यादा, उसका छिलका हटा देते हैं हम। पर मूंग की दाल क्या, छिलका वाली दाल खाते हैं। तो छिलके वाली दाल में क्या होता है, जो छिलका होता है वो एनर्जी हमें नहीं प्रोवाइड करता है, पर हमारे जो पेट के अंदर कॉन्स्टिपेशन हो गया है उसमें जाकर के वो मदद करता है, हमारा बॉडी, हमारा कॉन्स्टिपेशन सही हो जाता है। रफेज का ये काम होता है, डाइजेशन को अच्छा रखना। और अगर आपको बहुत भूख लगी है, आप फ्रूट्स खाते हो तो आपका पेट तुरंत भर जाता है, तो उसमें जो विटामिन होते हैं वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, पर जो रफेज होता है, फाइबर होता है, वो हजम नहीं होता है। फाइबर को हम हजम नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर के अंदर कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो फाइबर को हजम करे, ये तो पक्का है। फाइबर एज इट इज आप खाते हो वैसे ही शरीर के बाहर एक्सक्रीट आउट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। उसको हजम करने के लिए एक एंजाइम होता है जिसका नाम होता है सेल्यूलेज, जो हमारे शरीर में, मानव शरीर में नहीं पाया जाता। वो कुछ एनिमल्स में पाया जाता है या फिर वो पाया जाता है इंसेक्ट्स में। इंसेक्ट्स का मतलब कीट, कीट कीट जो होते हैं, पतंगे होते हैं, उनमें पाया जाता है, या फिर फंजाई में पाया जाता है, फफूंद में पाया जाता है। फफूंद सेल्यूलोज को हजम करता है, फफूंद सेल्यूलोज को तोड़ता है, और फाइबर को तोड़ने के लिए हमें ऐसे एंजाइम की जरूरत होती है जिसे कहते हैं सेल्यूलेज। वो हमारे शरीर में नहीं पाया जाता है, इसलिए फाइबर हमारे शरीर में जाता तो है, पर वो तुरंत का तुरंत एक्सक्रीट आउट हो जाता है, वो रुकता नहीं है, और उससे हमें एनर्जी भी नहीं मिलती। ठीक है। अब आते हैं एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में, जिससे सबसे इम्पोर्टेंट है प्रोटीन। प्रोटीन की बात हमने अभी आपसे करी थी कि प्रोटीन ही बिल्डिंग ब्लॉक है। देखिए, बिल्डिंग ब्लॉक। अब अगर हम बिल्डिंग ब्लॉक की बात करें, प्रोटीन कैसे बनता है वो हम आपको बता चुके हैं पहले, कि प्रोटीन बनता कैसे है।
अब बिल्डिंग ब्लॉक कैसे है ये जानिए। एक सेल है जो सबसे छोटी कोशिका होती है। जब हमने आपको बताया था बहुत सारी कोशिकाएं मिलती हैं तो ऑर्गन बनता है, और बहुत सारे ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन का मतलब अंग। बहुत सारी कोशिकाओं के मिलने से अंग बनता है, बहुत सारे अंगों के मिलने से एक सिस्टम बनता है, बहुत सारे सिस्टम के मिलने से बॉडी बनती है। हमारे शरीर में आप देखिए कितने सारे सिस्टम है। डाइजेशन है, पाचन तंत्र, इसके अलावा आपका नर्वस सिस्टम है, इसके अलावा आपका रक्त परिवहन तंत्र है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, कितने सारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। तो ये सारे सिस्टम है जिन सिस्टम्स के मिलने से हमारी बॉडी बनी है। और सिस्टम किससे मिलने से बने थे? ऑर्गन्स, अंगों के मिलने से। अंग किसके मिलने से बने थे? टिश्यूज के मिलने से, ऊतकों के मिलने से। ऊतक किससे बने थे? कोशिकाओं से। तो सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका। तो कोशिका क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। किसी भी एनिमल, प्लांट, ह्यूमन की जो शरीर बनता है वो कोशिकाओं से मिलता है। और कोशिकाओं को बनाने के लिए अमीनो एसिड एज अ बिल्डिंग ब्लॉक, प्रोटीन हमारे बिल्डिंग ब्लॉक है। कैसे आप देखिए, जो प्रोटीन को बताया था ये बिल्डिंग ब्लॉक है। सेल का स्ट्रक्चर हम आपको बताएंगे जरूर, क्योंकि वो जानना जरूरी है साइंस पढ़ने के लिए। तो वो हम आप बाद में बता पाएंगे, आज नहीं। तो सेल जब आप देखेंगे तो सेल में आउटर मेम्ब्रेन होती है, वो प्रोटीन की बनी होती है। उसके बाद उसके अंदर प्रोटोप्लास्ट पाया जाता है, वो भी प्रोटीन होती है। उसके बाद न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स होते हैं, वो भी प्रोटीन होता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो है बिल्डिंग ब्लॉक है। प्रोटीन हमारे लिए कितना ज्यादा नेसेसरी है। टिपिकल प्रोटीन जो होती है, एक प्रोटीन जो होती है उसको कहते हैं हम पॉलीपेप्टाइड चेन। पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स अमीनो एसिड, और उसकी चेन बनती है। तो एक टिपिकल प्रोटीन जो होता है वो कम से कम 300 और 300 से अधिक अमीनो एसिड से मिलने से बनता है। ये आपको हम आगे और डिस्कस करेंगे। फिर आप देख रहे हैं कि विटामिन आ गया। विटामिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बताया था कि विटामिन आपने जनरली सुना होगा, ए, बी, सी, डी, ई, के, ये मेन विटामिन है। अगर इनको हम बाइफरकेट करें तो बी जो होता है वो करीब 12-15 तरीकों का होता है। तो विटामिन भी क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। ऑर्गेनिक माने कार्बनिक, और ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होते हैं। तो विटामिन जो होते हैं ये भी आपको मालूम है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का मतलब है कार्बनिक। कार्बनिक का मतलब है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होगा। कार्बन माने सी से डिनोट करते हैं केमिस्ट्री में। तो जब कार्बन प्रेजेंट होगा, इस तरह के सारे सब्सटेंसेस को ऑर्गेनिक कहा जाता है। और ऑर्गेनिक को हम जैविक मानते हैं, इनऑर्गेनिक को अजैविक मानते हैं, ऑर्गेनिक को जैविक। जैविक मतलब लिविंग। तो विटामिन जो ऐसा मॉलिक्यूल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। ये हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आवश्यक होता है, पर अगर इसकी कमी हो जाती है तो हमारा शरीर प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है। आपने सुना होगा बहुत सारी डिजीजेस विटामिन की कमी से होती है। इतना कम मात्रा में चाहिए होता है, फिर भी जरूरी होता है। अब जैसे विटामिन ए का काम क्या है, बी का काम क्या, सी का, ये अब आपको अगले उसमें आपको दिखाते हैं। अगले स्लाइड में देखिए। अच्छा, इस स्लाइड में तो आप देख रहे हैं कि विटामिन दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं फैट सोल्यूबल। वाटर सोल्यूबल में विटामिन बी एंड विटामिन सी आता है, और फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, डी, ई एंड के। अब आप जानते हैं सबसे ज्यादा जरूरी आजकल भी जैसे आप सुनते हैं तो आपको डॉक्टर यही कहता है विटामिन बी लीजिए और विटामिन सी लीजिए, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर अनफॉर्चुनेटली ये जो दोनों विटामिन हैं ये पानी में घुल जाते हैं। अगर आप कोई फल लाए, कोई सब्जी लाए जिसमें विटामिन बी है या विटामिन सी है, और उसको अगर आपने पानी में धो दिया, आप धोते हैं, हम भी धोते हैं, क्योंकि हमें लगता है गंदगी हटानी है, उसमें कोई कीटाणु चिपका हो, कोई जीवाणु चिपका हो। तो जो विटामिन पानी में घुल जाते हैं वो समझ लीजिए हमारे लिए हमेशा उसकी डिफिशियंसी बनी रहती है। क्योंकि जब भी हम कुछ बाजार से लेकर के आते हैं उसका छिलका उतार देते हैं, छिलके में बहुत सारे विटामिन होते हैं।
और छिलका भी अगर हम धो देते हैं या हरी सब्जियों को हम धो डालते हैं तो अगर उसमें विटामिन बी और विटामिन सी है तो वो बह जाता है पानी के साथ। पर मुश्किल ये है कि हमें धोना भी आवश्यक है। अगर हम धोएंगे नहीं तो उस सब्जी के ऊपर तरह तरह के प्रोटोजुअन्स हो सकते हैं, तरह तरह के अन्य कीटाणु हो सकते हैं, कुछ रेंगने वाले कीड़े होते हैं, कुछ भी हो सकता है। अगर हम धोएंगे नहीं तो क्या हम वैसे खा लेंगे? हम नहीं खाएंगे। इसीलिए सबसे ज्यादा मानव में, हमारे शरीर में विटामिन बी की और विटामिन सी की डिफिशियंसी होती है, और खास तौर से यंग एज में जब आपकी ग्रोथ हो रही होती है उस समय इन विटामिन की कमी हो जाती है। और विटामिन बी जो होता है इतना इम्पॉर्टेंट होता है कि पूरा आपका ब्रेन और पूरा नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करता है विटामिन बी। विटामिन सी आपको रेजिस्टेंट बनाता है, प्रतिरोधक बनाता है, बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अब आजकल आप देख रहे हैं कोरोना का इतना चक्कर चल रहा है, डॉक्टर कहते हैं विटामिन सी खाइए, और उसके बाद अगर कोई विटामिन बताते हैं तो विटामिन बी बताते हैं। तो ये दोनों विटामिन बहुत ज़रूरी हैं, पर ये पानी में घुल जाते हैं। घुल जाते हैं इसलिए हमारे शरीर में हर वक्त इनकी कमी रहती है। इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमें कोई ना कोई ऐसा मेडिसिन लेना है जो हमें इसकी कमी को पूरा कर सके। अब फैट सोल्यूबल जो होते हैं, जो तेल में घुलते हैं, वसा में घुलते हैं, वो है ए, डी, ई एंड के। अच्छा, इनकी कमी हमारे शरीर में बहुत रेयर होती है तो उसको पूरा करना पड़ता है। रेयर माने बहुत कम होती है। विटामिन ई हमारी आंखों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी हमारे हड्डियों के लिए आवश्यक है। विटामिन डी ई हमारे टिश्यूज के लिए आवश्यक है, ग्रोथ के लिए। और विटामिन के विटामिन ऐसा है जो, जब देखा है आपने किसी को चोट लगती है तो खून बहता है। खून बहता है, अगर बहता ही चला जाएगा तो आदमी तो मर जाएगा, क्योंकि शरीर का सारा खून बह गया। पर होता क्या है कि खून को जमने के लिए एक विटामिन की जरूरत होती है, जिस विटामिन का नाम है विटामिन के। तो ये खून में मतलब एक थक्का बना देता है, खून को बहने से रोकता है। तो ये सारे विटामिन हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। अब यहाँ पे आप टेबल देख रहे हैं, टेबल ऑफ डिफिशियंसी ड्यू टू विटामिन। विटामिन ई की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होती है, रतौंधी कहते हैं, हिंदी में उसे रतौंधी कहते हैं। रात में हमें दिखाई नहीं देता अगर विटामिन ए की कमी होती। क्यों? क्योंकि आंख के अंदर जो काली काली पुतली होती है उसके अंदर छोटा सा बिंदु होता है, आइरिस कहते हैं जिसे। आइरिस में विटामिन ई पाया जाता है। और विटामिन ए की डिफिशियंसी ज्यादातर वेजिटेरियंस को होती है, जो वेजिटेबल पे ही डिपेंड रहते हैं। अगर नॉन वेज खा रहे हैं तो विटामिन ए की डिफिशियंसी कम होती है। फिर विटामिन बी है, उससे बेरी बेरी होता है, प्लेटलेट्स। और विटामिन बी है जिसे बेरी बेरी कहते हैं। ये हमारे, अगर हम विटामिन बी की डिफिशियंसी है तो हमें नर्वसनेस आएगी, पैरालिसिस ओल्ड एज में होती है, वीकनेस लगती है, किसी किसी के हाथ पैर कांपने लगते हैं, घबराहट होने लगती है। तो उसके मतलब है कि उसको विटामिन बी की कमी है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। स्कर्वी में क्या होता है, जो हमारे मसूड़े होते हैं उसमें से ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर हमारे जोड़, हड्डियों के जोड़ में सूजन हो जाती है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, कमजोर हो जाती हैं, डिफॉर्म हो जाती हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और दांत जो होते हैं वो खराब होने लगते हैं, क्योंकि वो हड्डियों के बने होते हैं। हड्डियों में कैल्शियम होता है। कैल्शियम कौन एब्जॉर्ब करता है? अगर हम दूध पीते हैं तो दूध में जो कैल्शियम होता है वो एब्जॉर्ब कौन करता है? विटामिन डी। अगर हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी है तो हम दूध पिएंगे चाहे बहुत सारा, पर हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा। इसीलिए कैल्शियम की डिफिशियंसी को कम करने के लिए विटामिन डी खाना जरूरी है। और विटामिन डी की कमी कैसे पूरी होगी? जब हम धूप में बैठेंगे। धूप में अगर आप सवेरे बैठते हैं 15-20 मिनट तो आपको विटामिन डी मिलता है। कितना आवश्यक है, और धूप से मिलता है, फ्री का मिलता है। और जब आपकी कमी हो जाती है तो आपको गोलियां खानी पड़ती हैं विटामिन डी की, हमें, आपको, सभी को। विटामिन के से क्या होता है कि अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होती है। अगर चोट लगती है तो खून बहता जाता है, और आप, इतना ज्यादा खून बह जाता है कि हम फिर सरवाइव नहीं कर पाते।
ये सारी चीजें होती हैं। किसी बच्चे ने पूछा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होते हैं ये ब्लड में पाए जाते हैं, खून के अंदर प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लेटलेट्स जो होते हैं जैसे आपको बताया RBC, WBC। RBC क्या है? रेड ब्लड कॉर्पसेस। और WBC वाइट ब्लड कॉर्पसेस। तो जो रेड ब्लड कॉर्पसेस इन्हीं को प्लेटलेट्स कहते हैं। ये प्लेटलेट्स होते हैं, खून के अंदर पाए जाते हैं। इन प्लेटलेट्स को अगर आप डिफाइन करें तो RBC का मतलब होता है रेड ब्लड कॉर्पसेस। इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसमें आयरन पाया जाता है। जो आपके खून का रंग, हमारे खून का रंग रेड कलर का होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आयरन। आयरन की वजह से होता है। आयरन किस में पाया जाता है? रेड ब्लड में। और जो WBC होती है वो प्लेटलेट्स होती है और वो हमें बीमारियों से बचाती है। वो हमें बीमारियों से बचाती है, डिफरेंट टाइप की बीमारियों से बचाती हैं। जैसे अभी कोई इन्फेक्शन लगा तो जो WBC है वो जा करके ब्लड में ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं और उस इन्फेक्शन को मार देती हैं। अगर WBC की कमी है, प्लेटलेट्स की कमी है, तो हमें प्रॉब्लम होती है। प्लेटलेट्स कब बॉडी में ज़्यादा बनती है आपको मालूम है? जब इन्फेक्शन होता है तो प्लेटलेट्स बॉडी में ज़्यादा बनती हैं। डेंगू, मलेरिया, इस तरह की जब बीमारियां होती हैं तो बॉडी में प्लेटलेट्स ज़्यादा बनती हैं। ज़्यादा बनने की वजह से जब ज़्यादा बनती हैं प्लेटलेट्स तो आप देखते हैं ब्लड टेस्ट कराया जाता है तो उसमें दिखाई देता है आपका वो, हम लोगों का वो समय बीमारी के समय प्लेटलेट का नंबर बढ़ जाता है, क्योंकि वो लड़ने के लिए तैयार होती हैं, लड़ने के लिए बनती हैं, इन्फेक्शन को मार रही होती हैं। इन्फेक्शन अगर नहीं मरेगा तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इन्फेक्शन को मारने के लिए WBC बनती हैं और हमारी सुरक्षा करती हैं, वो प्लेटलेट्स होती है। अब मिनरल्स में आते हैं, आया समझ में? मिनरल्स में आते हैं। मिनरल्स में आपको बताते हैं कि आपको बताया ही था अभी कि कैल्शियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, क्लोराइड, सल्फर, सोडियम, ये सारी चीज़ें होती हैं। और कुछ मात्रा में आयरन, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, जिंक, कोबाल्ट, फ्लोराइड, सेलेनियम, ये मुख्य मिनरल्स हैं। मिनरल्स भी हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है और ये ऐसे मिनरल्स हैं जो स्वतः पूरी अर्थ में पाए जाते हैं, ज़मीन में पाए जाते हैं। आपके जो ये प्लांट हैं, पौधे ग्रो करते हैं तो ये अपनी जड़ों से इन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इन मिनरल्स को अवशोषित करते हैं। इनको हम खनिज भी कहते हैं, खनिज लवण। खनिज क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धरती से निकलते हैं। धरती में खान होती है, खान से निकलते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट से हम खाते हैं तो हमारे शरीर में आते हैं। इनको इनकी बहुत आवश्यकता शरीर को होती है प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए। आप ये वाला पूरा जब पढ़ेंगे इस स्लाइड को तो इसमें देख रहे हैं कि सम मिनरल्स आर इवन यूज्ड टू मेक हार्मोन्स एंड मेंटेन नॉर्मल हार्ट बीट। इसके अलावा नर्वस सिस्टम में आपको भी बताया था कि नर्वस सिस्टम में नर्व इम्पल्सेस होती हैं कि चोट हाथ में लगती है, चोट पैर में लगती है और आपका दिमाग आपको बताता है। कैसे बताता है? क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं वो जल्दी से नर्व्स में दौड़ के जाते हैं और ऊपर तक पहुंच करके आपको बताते हैं कि कैसे क्या हो रहा है। अब मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? मीट में पाते हैं, फिश में पाए जाते हैं, सीरियल्स में, सीरियल्स माने होता है अनाज, ये देखिए अनाज बने हुए, इनमें पाए जाते हैं। मिल्क में पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स में पाए जाते हैं, नट्स माने ड्राई फ्रूट्स, और फ्रूट्स में पाए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए आवश्यक होती हैं खाना मिनरल की डिफिशियंसी को दूर करने के लिए। अब फूड एज अ फ्यूल, सॉरी, फूड एज अ फ्यूल फॉर बॉडी मशीन। बॉडी के लिए हमें फूड चाहिए। फूड क्या है? फ्यूल है। फ्यूल माने जैसे आप गैस जलाते हो तो गैस को जलाने से आपको क्या मिलता है? गैस के जलाने से आपको एनर्जी मिलती है। एनर्जी से आपका खाना बनता है।
खाना फिर आप खाते हो पका करके। वैसे ही शरीर को चलाने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी? खाने से मिलेगी। फ्यूल का मतलब होता है ईंधन। शरीर के लिए हमें ईंधन चाहिए। वो ईंधन हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। तो हम ऐसा खाना खाएं जिससे हमें एनर्जी मिले, हमारी बॉडी मेंटेन रहे, हमें फायदे हो। ये सब ज़रूरी है। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ये हमारे शरीर की मैक्सिमम ग्रोथ के लिए, सबसे ज़्यादा ग्रोथ के लिए आवश्यक होते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। ऑप्टिमम मीन्स होता है नॉर्मल, सबसे ज़्यादा ग्रोथ। और कार्बोहाइड्रेट, ये आपको बताया था, कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं शुगर्स होते हैं, ये बर्न होते हैं, जब जलते हैं तो हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है हमारे शरीर में? एटीपी के फॉर्म में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और जब हम काम करते हैं तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कन्वर्टेड इनटू एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और डाइफॉस्फेट फिर जाता है एनर्जी लेने के लिए और वो फिर ट्राइफॉस्फेट बनाता है। ये पूरी प्रोसेस चलती रहती है। जो हम खाना खाते हैं वो आप जानते हैं कि वो हजम हुआ, पेट में हजम होता है और हजम होकर हमको एनर्जी देता है। पर हजम कैसे होता है? दूसरी प्रोसेस भी चल रही है कि हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं। सांस में हम क्या ले रहे हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करता है? बर्न करता है। हमारे शरीर के अंदर जो खाना है उसको बर्न करता है, जलाता है। ऑक्सीजन जो है वो एक ज्वलनशील गैस है और कार्बन ज्वलनशील नहीं है। तो ऑक्सीजन जब हम लेते हैं तो हमारे शरीर के अंदर का खाना जलता है, बर्न आउट होता है, हमें एनर्जी मिलती है जिससे हम और आप काम कर पाते हैं। तो इस तरह से एनर्जी के सोर्स में अगर आप देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट फ्यूल, सबसे इम्पॉर्टेंट ईंधन जो है वो हमारे शरीर का है कार्बोहाइड्रेट। वो हमें इंस्टेंट एनर्जी देता है। जैसे ही हम ग्लूकोज खाते हैं वो बर्न आउट होता है, बर्न आउट होके हमें एनर्जी देता है और हम काम करते हैं। एनर्जी हमें फैट से भी मिलती है, वसा से भी मिलती है, पर वसा से जो एनर्जी मिलती है वो कंजर्व हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है मसल्स में। आपकी मसल्स है, हमारी मसल्स है, इनमें एनर्जी इकट्ठी हो जाती है। और जो इकट्ठी हुई एनर्जी होती है वो हमें जब ज़रूरत होती है तब हमारे खाने में वो, हमारी यूटिलिटी में वो काम आती है। ठीक है, तो इस तरह से ये आप देख रहे हैं, ये चैप्टर कंक्लूड होता है। एक बच्चे ने पूछा है विटामिन, ये एक डायग्राम आप देख रहे हैं, फ्यूल, ये देखिए पेट्रोल पंप वाला वो मशीन बनी है, गन बनी है और ऊपर खाने रखे हुए हैं। तो ये खाना आपकी बॉडी में जा रहा है जो आपको फ्यूल दे रहा है या एनर्जी दे रही है या ईंधन दे रहा है। ठीक है, एक बच्चे ने अभी क्वेश्चन किया था, विटामिन D3 और D2 में क्या अंतर है, शायद ये पूछा था। देखिए विटामिन डी वैसे तो एक ही होती है, सिंगल एक विटामिन, उसके स्ट्रक्चर में अंतर होता है। स्ट्रक्चर में मींस आपको मालूम है जितनी चीजें हैं, विटामिन ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, जितने भी हैं, या जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं, कुछ भी आप जो कुछ भी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट और विटामिन, ये सारी चीजें क्या हैं? बेसिकली केमिकल्स हैं, रसायन हैं, या गैस फॉर्म में। और ये रसायन किस फॉर्म में होते हैं? या गैस के फॉर्म में होते हैं या लिक्विड के फॉर्म में होते हैं, दो फॉर्म्स में होते हैं, या सॉलिड के फॉर्म में होते हैं। जैसे आप नमक खाते हो, नमक सॉलिड होता है। नमक में दो तरह के मिनरल्स होते हैं, एक सोडियम, दूसरा क्लोराइड। शुगर खाते हो, शुगर में COOH ग्रुप भी लगा हुआ होता है, शुगर का ग्रुप, कार्बन होता है, ऑक्सीजन होता है और हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जैसे अगर आप कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिखोगे? C6H12O5, जिसमें C6 का मतलब है 6 कार्बन के एटम हैं, 12 एटम किसके हैं? हाइड्रोजन के, और 5 आइटम या 6 एटम जो होते हैं वो किसके हैं? ऑक्सीजन के हैं।
तो ज्यादातर आप देख रहे हैं जितनी चीजें हम खाते पीते हैं हमारे शरीर में, हमारे वातावरण में, हमारे पूरे विश्व में, संसार में मिल रही हैं, वो किसकी बनी है? केमिकल्स की बनी है। पानी आप पीते हो, पानी किसका बना है? H2O। 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स है और एक मॉलिक्यूल किसका है? अणु। एक अणु है ऑक्सीजन। इसी तरह विटामिन डी और इसकी बात करें तो ये भी खाली कॉन्फ़िगरेशन में अंतर है, खाली उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में अंतर है, उनके स्ट्रक्चर में अंतर है। पाया उसमें एक ही चीज जाएंगी, वर्किंग उनकी एक सी, खाली स्ट्रक्चरल डिफरेंस है और वैसे कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। ठीक है। और आपका नेक्स्ट टॉपिक हम लेंगे बैलेंस डाइट, और इसके अलावा आपको डिजीजेस के बारे में भी बताना है। बैलेंस डाइट के पहले हम चाह रहे हैं आपको एक कोशिका के बारे में बता दें, क्योंकि कोशिका का जानना आप लोगों के लिए ज़रूरी है। सिलेबस में नहीं दिया गया है पर जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बेसिक चीज़ है। जब तक आप कोशिका के बारे में नहीं जानोगे तब तक आप नहीं जान पाओगे बेसिक बायो साइंस, और कुछ चैप्टर आपके बायो साइंसेस में हैं, तो वो हमें आपसे कोशिका के थ्रू डिस्कस करने हैं। तो अभी ये चैप्टर जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। हाँ, एक बच्चे का क्वेश्चन आया, जो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में इकट्ठा होता है। देखिए, कोलेस्ट्रॉल जो होता है ये हमारे लिए हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल फैट है, 100% डेफिनेटली फैट है। कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में फैट का ही एक रूप है। अब कोलेस्ट्रॉल भी 2 तरीके के होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अच्छा होता है वो हमारे लिए हेल्दी होता है, एक बुरा होता है वो हमारे लिए अनहेल्दी होता है। अब ये हमारे शरीर में हेल्दी और अनहेल्दी कैसे बन जाते हैं? अगर हम फैट को ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो हमारा शरीर उसको हजम नहीं कर पाएगा और वो कहीं नहीं कहीं जा कर के हमारे शरीर में इकट्ठा हो जाएगा। टमी में, स्टमक में, लीवर में फैटी लीवर एक डिजीज़ है, लीवर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। लीवर से भी अगर निकल गया तो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। गॉल ब्लैडर आपने नाम सुना होगा। अक्सर आप सुनते हैं गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया। स्टोन माने पथरी। कैसे हो जाती है पथरी? पथरी पत्थर नहीं होता है कि पत्थर कहीं से आ गया इकट्ठा होने के लिए, वो कोलेस्ट्रॉल होता है। अनवांटेड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जाकर के जो हजम नहीं हो पाता है, वो या तो आपकी आर्टरीज में इकट्ठा होता है जहां से ब्लड का सर्कुलेशन होता है, और या फिर उससे भी ज्यादा मात्रा में हो जाता है, हजम नहीं हो पाता है तो वो लीवर में इकट्ठा हो जाता है। लीवर आपका फैटी हो जाता है, हमारा आपका लीवर फैटी लीवर हो जाता है, या फिर वो गॉल ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है, पत्थर की तरह कड़ा हो जाता है और वो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। तो कोलेस्ट्रॉल अगर आप लिमिटेड मात्रा में खाते हैं, लिमिटेड मात्रा में अगर आप फैट लेते हैं तो नुकसानदायक नहीं होता है, पर अगर आप ज़्यादा लेते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल के फॉर्म में इकट्ठा होता है और हानिकारक होता है। इसलिए हानिकारक होता है क्योंकि आर्टरीज में जब जम जाता है, जो आपकी ब्लड सर्कुलेशन में आ जाता है, तो हार्ट अटैक पड़ता है। और हार्ट अटैक एक बहुत ही वैसे डिजीज़ है जो नुकसानदायक है। तो इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वो हम लोग लिमिटेड खाएं। और मसल्स में भी इकट्ठा होता है। इनिशियली जो कोलेस्ट्रॉल होता है हजम होकर वो मसल्स में इकट्ठा होता है। मसल्स में इकट्ठा होने के बाद वो आपको क्या देता है? जब आपको ज़रूरत होती है, आप व्रत रखते हो, आप फास्टिंग रखते हो, आप खाना नहीं खा पा रहे हो, तो वो मसल्स से निकल करके हजम होता है और आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है उस वक्त। आपने देखा होगा जब आप किसी घर में, मान लीजिए आप अलमारी साफ कर रहे हो, कपड़े धो रहे हो, झाड़ू पोछा कर रहे हो, जो काम आप रोज नहीं करते हो और आज कर रहे हो, तो आपको थोड़ी देर के बाद थकान लगती है। आप कहते हो अब हम थक गए, काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपके शरीर की जो इंस्टेंट एनर्जी थी वो डिप्लीट हो गई, खत्म हो गई। स्टोर एनर्जी निकल रही है। स्टोर एनर्जी कहाँ से निकल रही है? आपकी मसल से निकल रही है। और जब मसल से एनर्जी निकलना शुरू होती है तो आप काम करते हो,
और जब और ज्यादा काम करते हो, ओवर एक्सर्शन हो जाता है, तो आपको दर्द होना शुरू हो जाता है। आप दर्द महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी मसल्स से जितनी एनर्जी थी वो निकल चुकी है और आपको थकान लगने लगी है। तब उस समय रेस्ट करके आपको दोबारा से एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है? ठीक है बच्चों? हेलो। Yes, ma'am. चलिए, तो आप लोग को समझ में आया आज का चैप्टर? यस मैम, यस मैम। ओके, गुड। आप लोगों के आंसर आ रहे हैं, यस मैम। और किसी भी तरह की अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप लिख करके हमें शेयर कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो। और अभी ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये कम से कम 2 सेशन और जाएगा। एक तो हम आपसे बैलेंस डाइट पढ़ाएंगे। दूसरा आपको माल न्यूट्रिशन एंड डिजीजेस के बारे में बताएंगे। फिर डिजीजेस 2 तरह की होती है, एक होती है डिफिशियंसी डिजीज, जो आपके किसी न किसी पोषक तत्व की कमी की वजह से होते हैं, या प्रॉपर न्यूट्रिशन आप जब नहीं लेते हो तब डिजीज होती है। और एक डिजीज होती है जो पैथोजन से होती है, इन्फेक्शन से होती है, जीवाणु विषाणु से होती है, उसके बारे में। तो अभी ये चैप्टर 2-3 बार और हम लोग डिस्कस करेंगे।